अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके अंदर हम देखेंगे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। उसकी टाइप्स में से हम देखेंगे कि आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं और एनर्जी की डेरिवेशन होगी और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट में डीजेनरेसी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होता है दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। यानी ये एक ऐसे पार्टिकल के बारे में बता रहा होता है जो कि 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में मूव कर रहा हो। उसके बिहेवियर के बारे में, उसके वेव फंक्शंस, आइगन वैल्यूज़ और उसके एनर्जी के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। इसके अलावा जो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है, और विच इज़ वाइडली स्टडीड एंड सॉल्वेबल क्वांटम सिस्टम। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। इसकी 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो एनाइसोट्रॉपिक होती है, दूसरी स्फेरिकल होती है, सिलेंड्रिकल एंड देन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एनाइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। An anisotropic harmonic oscillator is one in which the potential energy is different along each Cartesian direction. हर कार्टीसियन डायरेक्शन के अलोंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी एक्स, वाई एंड जी इन तीनों ओरिएंटेशंस के अंदर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। उसके अलावा एनाइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे सिस्टम पे एक्ट कर रही हो या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो एसिमेट्रिक हो, यानी सिमेट्री उसमें ना हो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्फेरिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। स्फेरिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो हमारे पास एक ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है जब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिमेट्रिक तो होती है लेकिन हमारे पास वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, यानी शेप के ऊपर बेस्ड होती हैं। स्फेरिकल भी और जो सिलेंड्रिकल होते हैं ये दोनों ही शेप के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे सिलेंड्रिकली सिमेट्री होती है और यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्री होती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो हमारे पास एक ऐसा 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सेम होती है अलोंग ऑल 3 कार्टीसियन डायरेक्शंस। तीनों जो कार्टीसियन डायरेक्शंस हैं उनके अंदर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। आगे चल के हम इसे देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो भी हर डायरेक्शन में सेम होगी, उसमें भी सिमेट्री मौजूद होगी और जो एनर्जी लेवल्स और वेव फंक्शंस होते हैं वो भी आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब ये आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। आइसोट्रॉपिक जो होती है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे ओरिएंटेशन बेस्ड नहीं होते हैं, कोई भी चीज़ ओरिएंटेशन बेस्ड नहीं होती, यानी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। सबसे जो आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम होता है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर हम देखें तो आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो एक फंडामेंटल मॉडल होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर और ये सर्व करता है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए।
It provides a solvable and analytically traceable example that helps in understanding the behavior of quantum systems. जो क्वांटम सिस्टम्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत हेल्पफुल होता है. इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ बेंचमार्क सिस्टम फॉर studying concepts such as energy quantization, wave functions and energy eigen values. ये जो एनर्जी क्वांटाइजेशन होती है, वेव फंक्शंस होते हैं और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ होती हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें बहुत कंप्लीटली और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. उसके बाद हम देखें कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में किस तरह ये हेल्पफुल होता है. जो आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड टू मॉडल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस. मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को डिज़ाइन करने के लिए ये हमारे पास यूज़ होता है. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज कलेक्शंस ऑफ एटम्स कनेक्टेड बाय स्प्रिंग्स. यानी हम लोग इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को इस तरह मतलब कंसीडर करते हैं कि जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो हमारे पास स्प्रिंग्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं और जो वाइब्रेशनल मोशन होती है इन एटम्स की कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक पोटेंशियल. इसके पोटेंशियल के थ्रू हम लोग इसकी वाइब्रेशनल मोशन के बारे में जो है वो हम लोग पता लगा सकते हैं. इसके अलावा बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर वन कैन डिटरमाइन द अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. मतलब उसके अंदर जो हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें उनके अलाउड कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में हमें ये बताता है. और इसके अलावा जो हमारे पास वेव फंक्शंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के कॉरिस्पॉन्डिंग उनके बारे में भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. अब आगे देखिए कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर ये किस तरह मतलब यूज़ होता है. तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर जो आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो इज़ यूटिलाइज टू स्टडी लेटेस्ट वाइब्रेशंस इन क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स के अंदर जो लेटेस्ट वाइब्रेशंस हो रही होती हैं उनके बारे में हमें ये बताता है बाय कंसीडरिंग द कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल लेटिस के अंदर. तो एटम्स में कलेक्टिव वाइब्रेशंस हो रही होती हैं और जो हमारे पास उन्हें हम लोग कंसीडर में लाते हैं. और इसके अलावा ये हमारे पास फिनोन्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन प्रोवाइड करता है. और ये जो फिनोन्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड यूनिट होते हैं लेटिस वाइब्रेशंस के. यानी जो क्रिस्टल लेटिस होते हैं उनका हमारे पास क्वांटाइज्ड यूनिट जो होता है वो फिनोन होते हैं. अब जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स एंड वेव फंक्शंस ऑफ फिनोन्स जो होते हैं ये जो फिनोन्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं और वेव फंक्शंस होते हैं क्रिस्टल्स के अंदर हम लोग इन्हें आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के थ्रू हम इनका पता लगा सकते हैं. उसके बाद हमारे पास क्वांटम डॉट्स के अंदर किस तरह यूज़फुल होते हैं. क्वांटम डॉट्स आर नैनो स्केल सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट एग्जिबिट क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट्स एग्जिबिट करते हैं. इन सर्टन रिजम्स द behavior of electron in quantum dots can be approximated by an isotropic harmonic oscillator potential. यानी जो आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल होता है उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर इन क्वांटम डॉट्स का हम लोग अप्रॉक्सीमेशन प्रोवाइड हो सकती है हमें. ठीक है. इसके अलावा दिस अप्रॉक्सीमेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स. जो एनर्जी लेवल्स होते हैं डिस्क्रीट एनर्जी या फिर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमें बताता है. उनकी अंडरस्टैंडिंग देता है हमें. और जो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस होते हैं क्वांटम डॉट्स के अंदर उनके बारे में हमें बताता है. और उनकी ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये सिस्टम. अब जो पार्टिकल ट्रैपिंग होती है ये जो पार्टिकल ट्रैपिंग होती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स मतलब प्रॉब्लम होती है. यानी कि हम लोग जो हमारे पास आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक पोटेंशियल होता है उसके थ्रू हम लोग एक ट्रैप क्रिएट कर लेते हैं. और वो जो ट्रैप होता है वो मतलब पार्टिकल के लिए होता है ट्रैपिंग होती है. और उसके अंदर पार्टिकल जो होता है वो कन्फाइन हो जाता है
एंड मैनिपुलेटेड फॉर वेरियस पर्पसेस, और बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि जो हमारे पास प्रिसिशन मेजरमेंट्स होती हैं एंड क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, यानी हम लोग जो क्वांटम पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग इनका फाइंड कर सकते हैं इनके थ्रू, एंड स्टडिंग क्वांटम गैसेस, और ये क्वांटम गैसेस की स्टडी में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी एनर्जी के लिए एक्सप्लेनेशन या फिर इनकी कैलकुलेशन किस तरह की जाए। हमारे पास अ जनरल 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, मतलब हमारे पास एक मास m है बाउंडेड टू द ओरिजिन o इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, यहाँ पे O है, बाय रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में देख रहे होते हैं, तो हम लोग ये कह देते हैं कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही होती है, और मतलब जहाँ पे हमारे पास फोर्स एक्ट होती है वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट होती है और इनर्शिया के थ्रू। तो अब हम लोग ये कह देते हैं कि जो R है वो पोजीशन वेक्टर होता है जो कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। अब जो k होता है वो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होता है, यानी हमारे पास बाय हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। हुक्स लॉ ये कहता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो माइनस के एक्स या फिर के आर के इक्वल होती है। अब यहाँ पे आर जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर होता है, या फिर हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। We may consider the restoring force F to have Cartesian components। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे पास इसे हम 3 डायमेंशनल स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे x, y और z इन तीनों मतलब ओरिएंटेशंस के अलोंग इसकी जो वैल्यूज़ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये डिफरेंट है। तो माइनस के एक्स होगा, और ये एफ ऑफ एक्स के लिए माइनस के वाई इंटू वाई होगा, और ये एफ ऑफ वाई के लिए ये जी के लिए होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे जो x, y एंड z जो है वो हमारे पास कंपोनेंट है। मतलब हम लोगों ने कहा था ना कि r जो है वो हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर होता है, अब यहाँ पोजीशन वेक्टर होता है, सॉरी। अब जो x, y एंड z जो है वो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं। फॉर जनरलिटी द फोर्स कंस्टेंट हैज़ टू बी डिफरेंट अलॉन्ग द 3 एक्सिस। अब ये जो तीनों एक्सिस हैं उनके अलॉन्ग हम लोग उसे डिफरेंट ले रहे हैं। इफ़ म्यू एक्स, म्यू वाई एंड म्यू जी, मतलब म्यू एक्स जो है, म्यू वाई जो है एंड म्यू जी जो है वो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हों, तो हमारे पास बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ओवर एम होता है। तो इसी के थ्रू इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये रिलेशन जनरेट हो जाता है, ये वाला रिलेशन जनरेट हो जाता है, के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, और जो ओमेगा होता है 2 पाई म्यू होता है, इसका स्क्वायर रूट होगा तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह y के लिए, इसी तरह z के लिए, ये जो है ये हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसके ये तीनों जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है स्फेरिकल सिस्टम के अंदर, जो जनरलिटी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर सिमेट्री है, और वो हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है। अब ये जो ओमेगा नॉट है इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर हैं। अब इसके लिए हम लोग श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशनल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो होगी वो ये होती है, और कार्टेशियन के अंदर अगर हम लोग स्पेसिफाई करें जो लैप्लासियन है डेल स्क्वायर, उसको अगर हम लोग उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसके वैल्यू को पुट करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है। अब उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन।
अब इसका जो सोल्यूशन होता है वो हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के थ्रू हम देख सकते हैं। उसके अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो साई एक्स वाई जी जो है इसके डिपेंडेंस है इसके ऊपर इन ओरिएंटेशंस के ऊपर, तो वो एक्स वाई एंड जी के इक्वल है। और जो x है उसकी डिपेंडेंस है x के ऊपर, y है उसकी डिपेंडेंस y के ऊपर, और जो कैपिटल G है उसकी डिपेंडेंस है स्मॉल g के ऊपर। तो अब हम लोग साई की वैल्यू को इक्वेशन के अंदर यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर यहाँ पे हम इसे पुट कर देंगे। तो जब हम इसे पुट करेंगे साई की जगह पे x y एंड z को पुट करेंगे, यहाँ पे पार्शियल का स्क्वायर आना था, यहाँ पे पार्शियल वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर एक्स वाई जी और पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एक्स वाई जी एंड पार्शियल जी स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने बस साई की जगह पे एक्स वाई जी को पुट किया है। उसके बाद हम देखें तो इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास पार्शियल स्क्वायर एक्स और पार्शियल वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्योंकि जो हमारे पास अब x के रिस्पेक्टिव से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो y और z जो होगा वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट एक्ट करेंगे। यहाँ पे एक्स जी और यहाँ पे एक्स वाई कांस्टेंट के तौर पे एक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हमारे पास हम इसे एक्स वाई एंड जी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे सिंपली एक्स बच जाएगा, यहाँ पे वाई बच जाएगा, यहाँ पे जी बच जाएगा। ऊपर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास वो तीनों चीज़ें गायब हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई एंड जी तीनों चीज़ें थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि सिंपली हम लोगों ने इसे 2m/h कट का स्क्वायर जो है उसे अंदर e के साथ मल्टीप्लाई किया है माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर इन्हें अलग-अलग करके इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ये एक इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर इसके देखेंगे।